जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं मांगलिक योग के बारे में। इसे कई लोग मांगलिक दोष या कुजा दोष भी कहते हैं। मांगलिक योग का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले बात होती है शादी की, कि मांगलिक व्यक्ति की मांगलिक व्यक्ति से ही शादी कराई जानी चाहिए। लेकिन इसके और भी बहुत सारे प्रभाव होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो यही होती है कि आप अपनी कुंडली देख के ये पता करें कि आप मांगलिक हैं भी कि नहीं। ये पता करना बहुत सिंपल होता है। अब मैं अपने हर एक वीडियो के शुरुआत में एक बेसिक कुंडली का बता देता हूं, ताकि कोई भी वीडियो समझने में किसी को परेशानी ना हो, चाहे आप पहली बार ही कोई एस्ट्रोलॉजी वीडियो देख रहे हो। ये एक एग्जाम्पल कुंडली है। इस कुंडली में जहां पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो हाउस के नंबर हैं। जहां पे 2 लिखा है वो सेकंड हाउस है, जहां 5 लिखा है वो 5th हाउस है, जहां 7 लिखा है वो 7th हाउस है। अब ये आपकी कुंडली हो, आपके पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, ये हाउसेस कभी नहीं बदलते। जैसे आप जिस घर में रहते हो वो घर तो कभी नहीं बदलता। मतलब आपसे पहले हो सकता है वो घर किसी और का रहा हो, आपने किसी और से खरीदा, आप किसी और को बेच के चले जाओ, लेकिन घर तो अपनी जगह ही रहेगा ना, वो तो उठ के आपके साथ नहीं जाएगा कहीं। इसी तरीके से कुंडली में भी जो हाउसेज होते हैं वो फिक्स होते हैं। इसी वजह से किसी भी कुंडली में हाउस के नंबर नहीं लिखे होते। लेकिन आप कहोगे कि आपकी कुंडली में तो नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो हाउस के नंबर नहीं होते, वो राशियों के नंबर होते हैं। तो हाउस तो फिक्स हो गया, जहां पे जो मैंने बताया वो फिक्स रहेगा, चाहे किसी की भी कुंडली हो। अब जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनका भी एक फिक्स सीक्वेंस होता है। जो राशियां होती हैं वो चाहे मून साइन हो चाहे सन साइन हो, सब में राशियां एक फिक्स सीक्वेंस से ही रखी जाती हैं। मेष वृष मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ मीन, ये सीक्वेंस हमेशा सेम रहता है। इसी वजह से किसी भी कुंडली में राशियों के भी नाम नहीं लिखे जाते, सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं। अब जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें से आप रेफर कर सकते हो कि जो नंबर लिखा हुआ है उसके हिसाब से कौन सी राशि कहां पे बैठी है और उस राशि के लॉर्ड कौन है। और जो ये राशि के लॉर्ड होते हैं इन्हें ही उस हाउस का भी लॉर्ड कहा जाता है। लेकिन आज की कुंडली में सिर्फ इतना ही जानना काफी होगा कि कौन सा हाउस किस नंबर का होता है। तो फिर से एक बार बोल दो कि जहां पे 1 लिखा है वो 1st हाउस है, जहां 5 लिखा है 5th हाउस है, जहां 7 लिखा है वो 7th हाउस है। तो जब भी किसी की कुंडली में मंगल ग्रह 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बैठे हों तो उसे मांगलिक कहा जाता है। और मांगलिक होने को विवाह से ज्यादा रिलेट क्यों किया जाता है? क्योंकि जितनी भी ये मंगल की पोजीशन है यहां पे बैठ के ये आपकी कुंडली का जो विवाह स्थान है यानी 7th हाउस उसको इफेक्ट करते हैं। कैसे? अगर 1st हाउस में मंगल बैठते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि 7th हाउस पे आती है। अगर 4th हाउस में बैठते हैं तो उनकी 4थी दृष्टि 7th हाउस पे आती है। 7th हाउस में बैठे हैं तो बैठे ही हैं विवाह के हाउस में। 8th हाउस इन लॉस का हाउस माना जाता है। तो अगर किसी की भी शादी में लड़ाई झगड़े परेशानियां हो रही हैं तो उसमें इन लॉस का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। या तो वो उस चीज को सुधार सकते हैं या फिर और बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए 8th हाउस को भी इसमें रखा गया है। लास्ट बचता है 12th हाउस। तो अगर 12th हाउस में मंगल भगवान बैठे हों तो उनकी 8वीं दृष्टि 7th हाउस पर पड़ती है। इस वजह से 1st, 4th, 7th, 8th या 12th हाउस में अगर मंगल भगवान बैठे हैं तो वो जातक मांगलिक कहलाता है। लेकिन एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि अगर आप कभी साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो वहां पे 2nd हाउस में अगर मंगल बैठे तो भी मांगलिक माना जाता है। यहां तक कि शुक्र की कुछ पोजीशंस हैं जिनके बेस पे भी इंसान को मांगलिक कहा जाता है। लेकिन उसे मैं अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है वो बिल्कुल ही अलग है। उसमें जो चार्ट बनाया जाता है वो इस चार्ट जैसा होता ही नहीं, जो मोस्टली लोगों ने देखा हुआ है। आज की डेट में अगर कहा जाए देश विदेश में जो चार्ट चलता है, कभी आप किसी सॉफ्टवेयर में से भी अगर अपनी कुंडली बनाते हो तो मोस्टली आपको ऐसी ही कुंडली दिखेगी। लेकिन साउथ इंडियन चार्ट ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसको बनाने का तरीका अलग होता है, उसमें ग्रह रखने का, राशियां रखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो जो मोस्ट पॉपुलर पद्धति है ये नॉर्थ इंडियन चार्ट, मैं इसी के हिसाब से बताऊंगा। इसके हिसाब से अगर 1st, 4th, 7th, 8th या 12th हाउस में मंगल बैठे हैं तो आप मांगलिक हैं। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब ये जो मंगल की पोजीशंस हैं इन्हीं की वजह से आपके जीवन पे मंगल का प्रभाव भी अलग अलग होता है।
जैसे जो फर्स्ट हाउस मांगलिक होते हैं, फर्स्ट हाउस होता है आपके खुद के व्यक्तित्व को बताने का हाउस, ठीक है ना। आप कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, आपका व्यवहार कैसा होगा, जो मेजरली आपके बारे में चीजें बताई जाती हैं वो लग्न से यानी कि फर्स्ट हाउस से बताई जाती हैं। तो अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में मंगल बैठे हुए हैं तो मंगल एक फायरी प्लेनेट है, सेनापति कहा जाता है नए ग्रहों का, और ये गुस्से का, एनर्जी का प्रतीक माने जाते हैं। तो ऐसा इंसान भी बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है। इसको, इंसान को बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और बहुत तेज गुस्सा आता है। गुस्सा जब आता है इसकी खास पहचान होती है कि इनका चेहरा जो होता है ना एकदम लाल हो जाता है। इन जनरल भी इनका चेहरा जो होता है वो थोड़ा लालिमा लिए हुए ही रहता है। कुछ लोगों के चेहरे होते हैं ना एकदम थोड़ा रेडिश ह्यू लिए हुए होते हैं, वैसा ही चेहरा होता है इनका। लेकिन ऐसा नहीं कि मांगलिक योग होने पर सिर्फ नुकसान ही होते हैं। जिनके भी फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा हुआ होता है ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इनमें ऊर्जा बहुत होती है। मैंने बोला ना सेनापति हैं, तो गो गेटर किस्म के लोग होते हैं ये, जिनके भी फर्स्ट हाउस में मंगल बैठे होते हैं। ऐसे मांगलिक लोग किसी भी काम को अगर अपने हाथ में ले ले तो उसे पूरा किए बिना हार नहीं मानते, चाहे इन्हें कितनी ही मेहनत करनी पड़ जाए, चाहे इन्हें कितने ही प्रयास करने पड़ जाएं। अगर ये किसी चीज को अपने हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। फर्स्ट हाउस मांगलिक व्यक्ति को आप कभी भी खाली बैठा हुआ नहीं देखोगे, ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा शरारत करते हैं, एक्टिव होते हैं, एकदम बचपन से ही कुछ ना कुछ तोड़ना फोड़ना लगे हुए हैं, छोटा सा भी कुछ बोल दो तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा एनर्जी बहुत होती है, तो ये अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस शादी वाली चीज थोड़ी प्रॉब्लम करती है, लेकिन इन जनरल अगर कहा जाए तो ये अपनी लाइफ में अच्छे ही रहते हैं। अब जो ये शादी वाला पार्ट है, ये क्योंकि हर एक मांगलिक व्यक्ति को इफेक्ट करता है, तो इसके जो उपाय और चीजें हैं वो मैं वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगा। पहले एक एक हाउसेस में मंगल के क्या इफेक्ट होते हैं उसे एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट हाउस का मैंने बता दिया, अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस जो होता है ये होता है आपकी माता का हाउस, घर का, परिवार का जो माहौल होता है, शांति होती है, उसको दिखाता है फोर्थ हाउस। तो अगर वहां पे एक सेनापति आके बैठ जाए जिसको लड़ाई झगड़ा करना ही पसंद है, मारपीट ही पसंद है, तो ऐसे इंसान के जो घरेलू जीवन होता है उसमें कुछ ना कुछ उठापटक बनी ही रहती है। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसे इंसान के जीवन में बनी ही रहती है। माता जी को किसी तरह की कोई बीमारी हो, स्पेशली ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी हो, ये देखने को मिल सकता है। कितना भी कोशिश कर ले घर में शांति बनी रहे, लेकिन किसी न किसी तरह की कलह ऐसे इंसान के घर में होती ही रहती है। जो अच्छी चीजों की अगर बात की जाए तो ये इंसान जो होता है ये अपनी मेहनत के दम पे एक ना एक घर या गाड़ी अपनी जिंदगी में जरूर खरीदता है, क्योंकि भूमि भवन वाहन का भी हाउस होता है ना ये। तो घरेलू लड़ाइयां चाहे जितनी भी होती रहे, लेकिन ये प्रॉपर्टी अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत बना लेता है। वही बात करें सेवेंथ हाउस की, तो सेवेंथ हाउस तो है ही शादी का हाउस। अब इस हाउस में अगर मंगल भगवान बैठे हैं तो ये शादी के ऊपर बहुत इफेक्ट डालते हैं। ऐसे इंसान के शादीशुदा लाइफ में किसी न किसी तरह की लड़ाई चलती ही रहती है, कोई ना कोई झगड़ा, बिना बात की बहस, बिना बात का लड़ाई ऐसे इंसान के लाइफ में बना ही रहता है। हालांकि ये बिजनेस का भी हाउस होता है, तो ऐसा इंसान बिजनेस में बहुत मेहनत करता है और किसी न किसी तरीके से अपने बिजनेस को सक्सेसफुल जरूर बना लेता है। एट्थ हाउस की बात की जाए तो एट्थ हाउस वैसे तो इन लॉज का हाउस होता है, लेकिन एट्थ हाउस अपने आप में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो जब यहाँ पे मंगल आके बैठते हैं तो ऐसे इंसान के लिए जो इन लॉज होते हैं वो परेशानियां खड़ी कर देते हैं। लाइफ के जो सडन इवेंट्स होते हैं उनको भी ये एट्थ हाउस दिखाता है। तो ऐसे इंसान की जिंदगी में अचानक से बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है एट्थ हाउस। तो ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि उसे जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा हो। ये अगर कहा जाए तो मांगलिक जितनी भी पोजीशंस हैं उनमें सबसे खराब पोजीशन मानी जाती है। अगर एट्थ हाउस मांगलिक है कोई इंसान, ऐसे इंसान को तो बहुत सारे उपाय मंगल के करने ही चाहिए। ये जो पार्टनर होते हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत बुरा इफेक्ट डालता है, और ऐसी पोजीशन में आपका पार्टनर बार बार बीमार पड़ता रहे या किसी क्रिटिकल इलनेस का शिकार हो जाए, ये भी देखने को मिल सकता है। अगला है ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस में अगर मंगल बैठे हुए होते हैं तो ये हाउस ही है खर्चे का, विदेश यात्रा का, हॉस्पिटल यात्रा, जेल यात्रा आती है इस ट्वेल्थ हाउस में। नींद का जो सुख होता है वो इस ट्वेल्थ हाउस में होता है। तो अगर मंगल यहाँ पे आके बैठ जाए तो सबसे पहली चीज तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ये बोलते हैं इन्हें रात में नींद नहीं आती। निद्रा का सुख जो है वो इनकी जिंदगी से गायब रहता है किसी न किसी वजह से। अब ये नाइट शिफ्ट करें या फिर रात भर करवटें बदलते रहे, नींद ना आए, ऐसा इनकी लाइफ में देखा जाता है। खर्चे इनकी जिंदगी में लगे रहते हैं, ये खर्चों से जूझते ही रहते हैं कि चाहे कितना भी कमा लें। 10,000 कमा रहे हैं तो भी वो पूरा नहीं पड़ेगा, 10 लाख कमाने लगेंगे तो भी पूरा नहीं पड़ेगा। ऐसा इन लोगों की लाइफ में देखने को मिलता है। और खर्चे होते भी बिना बात के हैं, ऐसा नहीं कि ये करना चाहते हैं, एकदम से कोई खर्चा निकल के आ जाता है और उन्हें करना पड़ जाता है, ऐसा इनकी लाइफ में देखने को मिलता है। और चाहे मंगल की इन 5 हाउसेज में से कोई भी पोजीशन हो, क्योंकि उनकी दृष्टि
7th हाउस में पड़ ही रही होती है तो मांगलिक व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती ही हैं। अगर 1st हाउस में होगा तो नेचर की वजह से लड़ाइयाँ हो जाएंगी, 4th हाउस में होगा तो घर जमीन की वजह से, सुख सुविधाओं की वजह से लड़ाइयाँ हो जाएंगी, 7th हाउस में होगा तो नेचर आपस में नहीं मिलेगा, 8th हाउस में होगा तो इन लॉज की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, 12th हाउस में होगा तो खर्चे ऐसे होंगे जो या तो पार्टनर पूरे नहीं कर पाएगा या फिर बहुत ज़्यादा कर रहा है पार्टनर खर्चे, इस वजह से प्रॉब्लम होंगी। कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा कि इनके पार्टनर से कुछ ना कुछ झगड़ा परेशानी बनी ही रहे। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि मांगलिक की मांगलिक से शादी करा दें तो प्रॉब्लम नहीं होगी? भाई जो चीजें बोली हैं ये तो तब भी होंगी ना, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मांगलिक की मांगलिक से शादी करा दो सब सही रहेगा? ऐसा इस वजह से होता है कि जो भी मांगलिक व्यक्ति होता है उसमें मेजर जो इफेक्ट आता है मंगल का वो होता है ऊर्जा का। ऐसा इंसान ऊर्जावान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा इंसान किसी न किसी फील्ड में बहुत ज्यादा पैशनेट होता है। अब अगर दूसरा पार्टनर भी मांगलिक है तो उसमें भी वो पैशन पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं तो कोई अगर एक पार्टनर है जो अपनी लाइफ में मेहनत करके किसी भी कंपनी में सीईओ बनना चाहता है, कंपनी का मालिक बनना चाहता है, और उसे कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो ये कहे कि क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, रात में लेट क्यों आ रहे हो, ऑफिस में इतना टाइम क्यों बिता रहे हो, तो ऐसे इंसान का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा क्या? लेकिन वहीं अगर आपका पार्टनर ऐसा हो जो आपको एनकरेज करे, आप अगर सैटरडे को भी ऑफिस जाना चाह रहे हो, संडे को भी ऑफिस जाना चाह रहे हो, तो वो आपको उसके लिए प्रोत्साहित करे कि बहुत अच्छी बात है, आप क्या कहते हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छी तरक्की होगी, बहुत अच्छी चीज़ है आप ये चीज़ कर रहे हो। जितनी एनर्जी आप में है उतने ही इंथुजियाज्म के साथ में वो आपके वर्क के बारे में बात करे या फिर अपनी खुद की लाइफ में भी उसके कुछ गोल्स हों। आप अपनी कंपनी में अगर सीईओ बनना चाहते हो, वो भी जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें सीईओ बनना चाहें, क्योंकि आजकल का तो जमाना ऐसा है कि मोस्टली पति पत्नी दोनों काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपके कुछ डिजायर्स हैं अपनी लाइफ में, वो भी अपनी लाइफ में डिजायर्स रखता है, तो दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो। कई बार आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं कि डॉक्टर की डॉक्टर से शादी करा दो, पुलिस वाले की पुलिस वाले से शादी करा दो। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि वो एक दूसरे के वर्क नेचर को समझ सकते हैं कि सामने वाला अगर किसी भी समय अपॉइंटमेंट में जाना पड़ रहा है, अगर उसे कभी भी ड्यूटी के लिए जाना पड़ रहा है, किसी चीज के लिए जाना पड़ रहा है, तो क्योंकि सामने वाला भी उस चीज को अपनी लाइफ में झेल रहा है तो उसे वो समझ पाता है, उस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर की डॉक्टर से कराओ या पुलिस वाले की पुलिस वाले से कराओ, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर आपका पार्टनर आपके वर्क नेचर को अच्छे से समझ सके तो आपकी लाइफ उतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती। मांगलिक के केस में यही होता है, आपका पार्टनर आपकी एनर्जी को मैच कर पाता है। इसके अलावा अगर आपके 1st, 4th, 7th, 8 या 12th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं और उनके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो भी मांगलिक योग के प्रभाव ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। या फिर 7th हाउस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वैवाहिक जीवन पे मांगलिक योग का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहां भी पड़ती है वहां पे डिवाइन ब्लेसिंग आ जाती है। तो जब भगवान की कृपा बनी होती है तो बिगड़ते हुए काम भी बन जाते हैं। वही मंगल अगर अपनी उच्च की राशि में बैठे हों या फिर खुद की ही राशि में बैठे हों, मतलब मकर राशि में बैठे हों या फिर 1st और 8th राशि में बैठे हों, मेष या वृश्चिक, तो भी मांगलिक योग के प्रभाव जो होते हैं ये थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि खुद के हाउस में बैठ गए ना, अपनी पसंद के हाउस में बैठ गए। अब मान लीजिए आप अगर किसी ऐसे इंसान के हाउस में जा रहे हो जो आपको पसंद है, या फिर आप अपने खुद के नानी के घर में जा रहे हो, मामा के घर में जा रहे हो, अपने घर में जा रहे हो, तो वहां पे अगर आपसे कोई कुछ बोलता भी है, क्योंकि आप बड़े आराम से बैठे हुए हो, तो आप उस पर ज्यादा गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है ना। आप चाहे कितने ही गुस्से वाले इंसान हो, अपने नानी के घर जाके या किसी अच्छी जगह पे जाके आप थोड़े शांत हो ही जाते हो। वहीं अगर आप अपने शत्रु के घर जाके बैठे हो, दुश्मन के घर आपको जाना पड़ रहा है या किसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो वहां पे छोटी सी कोई बात भी आपको गुस्सा दिला देती है। इसी वजह से जब मंगल खुद की राशि में बैठे हों या उच्च की राशि में बैठे हों, मकर राशि में बैठे हों, तो ये मांगलिक योग के उतने बुरे प्रभाव नहीं देते। अब बात आती है कि मांगलिक अगर योग बना ही हुआ है कुंडली में तो इसके उपाय क्या हैं, इसको सुधारा किस तरीके से जाए। तो सबसे पहला सबसे इजी उपाय जो है वो तो यही है विवाह के केस में कि मांगलिक इंसान की मांगलिक इंसान से ही शादी करा दो। क्यों करा दो, मैंने रीजन बता दिया, ठीक है ना, कि अगर दोनों लोगों की एनर्जी सेम हो जाएगी तो दोनों की लाइफ आराम से कट जाएगी, दोनों एक दूसरे के साथ में एनर्जी वाइज मिलकर रह सकते हैं, उतने झगड़े लड़ाई परेशानियां शादी में नहीं होती। और शादी से पहले अगर आप इसका उपाय करना चाह रहे हो या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे आप शादी करना चाह रहे हो जो मांगलिक नहीं है, लव मैरिज का कोई अगर केस बन रहा है, तो उस केस में कुंभ विवाह, पीपल विवाह या अश्वत्थ विवाह भी करवाया जाता है।
इसमें जो आपकी मेन शादी होनी है जिस इंसान से, उससे पहले किसी घड़े के साथ में आपकी शादी कराई जाए, पीपल के पेड़ के साथ में शादी कराई जाए, या भगवान विष्णु के साथ में आपकी शादी कराई जाए, ऐसा भी देखा जाता है। मांगलिक जब भी कोई इंसान होता है तो उस केस में ये चीज बहुत ज्यादा प्रचलित है। खास तौर पे मांगलिक योग के लिए ही मंगल शांति की स्पेसिफिक पूजा कराई जाती है, जो आपके मांगलिक योग को शांत करने का काम करती है। लेकिन इस केस में अगर आप पूजा करवा रहे हो मांगलिक योग की, तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर तरीके से बता दूं, चाहे ये काल सर्प योग की पूजा हो, चाहे मांगलिक योग की पूजा हो, ये सभी पूजाएं एक बार करा के जिंदगी भर नहीं चलती। अगर आपने मांगलिक योग की पूजा करवाई है तो हर 3-4 साल में एक बार पूजा कराते रहिए, ताकि मंगल ग्रह शांत रहें, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान जो है उसने आपको जिंदगी में एक बार टॉफी ला के दे दी तो अब आप जिंदगी भर उससे खुश रहोगे। अगर वो हर थोड़े थोड़े समय के बाद में लाके आपको टॉफी देता रहे या फिर कोई चीज फॉर एन एग्जांपल देता रहे, तो आप उस इंसान से खुश रहोगे। वही वाला एग्जांपल है, ठीक है ना। हर 2-3 साल में अगर आप मंगल ग्रह शांति की पूजा कराते रहते हो तो मांगलिक योग की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती। ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि हमने तो मंगल शांति की पूजा करा ली थी। कब कराई थी? 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, और वो सोचना कि बस चलता रहेगा ये। ऐसा नहीं होता। मंगल शांति की पूजा जो होती है ये आपके जीवन पे इफेक्ट डालती है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिंदगी भर डालती रहेगी। हर 3 साल 4 साल में एक बार मंगल ग्रह शांति की पूजा अवश्य कराइए अगर आप मांगलिक हैं तो। वैसे तो मांगलिक योग के केस में लाल चीजों का दान मंगलवार के दिन या फिर मीठे का दान करना भी एक अच्छा उपाय माना जाता है, लेकिन इसको अगर आप चाहो तो एक बार कुंडली परामर्श करवा के कर सकते हो। लेकिन सबका रामबाण इलाज जो है, जो मांगलिक लोगों को करना ही चाहिए, वो है हनुमान जी की आराधना। आप हनुमान जी के मंदिर अगर जा सकते हैं एटलीस्ट मंगलवार के दिन, तो बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज डेली हनुमान चालीसा का पाठ तो कीजिए ही कीजिए। अगर आप मांगलिक हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए मैंडेटरी है। आपने चाहे मंगल शांति की पूजा करवा रखी हो, चाहे आप मंगलवार को दान करते हो, चाहे आपने कुंभ विवाह कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। वैसे तो कोई भी इंसान अगर हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके लिए अच्छा ही होता है, लेकिन मांगलिक लोगों को डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। इसके अलावा भी अगर मैं कहूं तो अब मंगल आपके कौन से हाउस में, किस राशि में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि आ रही है आपके मंगल महाराज पे, इससे भी कई सारे उपाय बनाए जाते हैं जो कस्टमाइज होते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से। लेकिन ऑब्वियसली मुझे आपकी कुंडली पता नहीं है तो मैं उस बारे में यहाँ कुछ बोल नहीं सकता। अगर आपकी कुंडली को लेकर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपकी कुंडली मांगलिक कुंडली है, आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप कमेंट्स में उसके बारे में जरूर बता सकते हैं। मैं जितने लोगों की भी हेल्प कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। और भी कोई क्वेश्चन हो आपके इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। किस टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं ये अगर आप बताना चाहें तो बता दीजिए, मैं उस बारे में भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब आज का जो वीडियो है इसे हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।